एंडिस प्लेन क्रैश का वो हादसा जिसमें बचे हुए लोग जिंदगी जीने की सारी उम्मीद खो चुके थे। -30 डिग्री की कड़कती ठंड उन पैसेंजर्स की जान लेने के लिए पूरी तरह से बेताब थी। जिंदा रहने के लिए 72 दिनों तक जो खौफनाक कदम उठाया, उससे इंसानियत तक शर्मसार हो चुकी थी। आखिर क्यों रेस्क्यू की टीम ने भी उन्हें ढूंढना बंद कर दिया? दूर दूर तक सिर्फ बर्फ के पहाड़ ही पहाड़ मौजूद थे। पेड़ पौधे, जानवर और परिंदों तक का कोई नामो निशान नहीं था। धीरे धीरे लोग मरते जा रहे थे। ऊपर वाला भी उनका इम्तिहान लेने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा था। फाइंड माई फैक्ट चैनल तहे दिल से आपका इस्तकबाल करता है। तारीख थी 12 अक्टूबर 1972। यूरोगैन एयरफोर्स फ्लाइट 571 में सवार ओल्ड क्रिश्चियन क्लब के 19 प्लेयर रग्बी खेलने यूरुग्वे से सैंटियागो जा रहे थे। उनके साथ और भी 21 लोग मौजूद थे, जो कि प्लेयर्स के फैमिली मेंबर्स और दोस्त थे। कुल मिलाकर प्लेन में 40 पैसेंजर्स और 5 क्रू मेंबर सफर कर रहे थे। यूरुग्वे से सैंटियागो जाने में करीब 3 घंटों का वक्त लगता है, जिसमें फ्लाइट को एंडिस की पहाड़ियों के ऊपर से होकर गुजरना था। फ्लाइट के टेक ऑफ के बाद कैप्टन को खबर मिलती है कि पहाड़ियों में काफी तेज तूफान आया हुआ है, जिसके बाद पायलट ने प्लेन को अर्जेंटीना के मेंडोजा शहर में लैंड कराने का फैसला लिया। अगले दिन 13 अक्टूबर तूफान के पूरी तरह थमने के बाद दोपहर 2:18 पर प्लेन फिर से टेक ऑफ करता है। सैंटियागो के कुछ करीब पहुंचने पर पायलट प्लेन का एल्टीट्यूड कम करने लगते हैं। चूंकि सैंटियागो एयरपोर्ट के बहुत करीब तक पहाड़ियां ही पहाड़ियां मौजूद हैं, इसलिए प्लेन अभी भी पहाड़ियों के ऊपर से ही गुजर रहा था। कुछ ही देर बाद प्लेन में हेवी टर्बुलेंस होना शुरू हो जाता है। घने बादल होने की वजह से पायलट कुछ देख नहीं पा रहे थे। फिर कुछ ही देर पर कॉकपिट में ग्राउंड कॉलिजन अलार्म भी बजना शुरू हो जाता है। प्लेन में सवार कुछ पैसेंजर्स ने देखा कि प्लेन पहाड़ियों की सतह से काफी नजदीक फ्लाई कर रहा है। जैसे ही प्लेन बादलों से बाहर निकलता है, पायलट को नजर आता है कि उनका प्लेन पहाड़ियों से काफी नजदीक उड़ रहा है और अचानक ही उनके सामने एक बहुत बड़ा पहाड़ दिखाई देता है, जो कि बहुत करीब आ चुका था। पायलट घबराकर तुरंत प्लेन को ऊपर उठाने की कोशिश करने लगते हैं। वो बहुत कोशिश करते हैं कि प्लेन को सामने वाली पहाड़ी से ऊपर उठाकर क्रॉस करा लें, लेकिन बदकिस्मती से अब तक बहुत देर हो चुकी थी। प्लेन को फुल थ्रस्ट पर ऊपर उठाने के बावजूद भी प्लेन के पीछे का हिस्सा टकरा जाता है और वो टूटकर नीचे गिर जाता है। प्लेन के पिछले सीट जिस पर कुछ लोग बैठे थे, वो लोग भी सीट समेत नीचे गिर जाते हैं। पायलट काफी कोशिश करते हैं प्लेन को स्टेबल करने की, लेकिन तब तक प्लेन पायलट के कंट्रोल से बाहर हो चुका था। आगे चल के प्लेन का विंग भी टकराकर टूट जाता है और प्लेन नीचे ग्लेशियर पर गिरकर तेजी से रगड़ खाने लगता है। फिर दोबारा एक चट्टान से टकराकर प्लेन एंडिस के पहाड़ी पर करीब 3570 मीटर की ऊंचाई पर टूटे हुए हालत में रुक जाता है। इस हादसे में प्लेन के दोनों पायलट समेत 12 लोगों की मौके पर ही मौत हो जाती है। खुशकिस्मती से प्लेन में 45 लोगों में से सिर्फ 33 लोग ही जिंदा बच पाते हैं, जो कि काफी जख्मी हो चुके थे। जान बचने के बावजूद भी उन पैसेंजर्स को ये कहां मालूम था कि उनका बुरा वक्त तो अब शुरू होने वाला है और वे कई भयानक मुश्किलों से गुजरने वाले हैं। इस हादसे में सिर्फ 2 ही सर्वाइवर ऐसे थे जिन्हें ज्यादा चोट नहीं आई थी, जिनका नाम रॉबर्ट कनेसा था और दूसरे का नाम गुस्टावो जर्विनो था। ये दोनों चूंकि मेडिकल के स्टूडेंट भी थे, इसी वजह से दोनों मिलकर बाकी पैसेंजर्स की मदद करने लग जाते हैं। उन्होंने देखा कि कई सारे पैसेंजर शदीद जख्मी हो चुके हैं। इनमें से एक पैसेंजर जिनका नाम फर्नांडो पराडो था, उनके सर पर गहरी चोट लगने की वजह से वो कोमा में जा चुके हैं। इसी दौरान चिलियन एयर सर्च एंड रेस्क्यू सर्विस को इसकी जानकारी मिल जाती है कि प्लेन क्रैश हो चुका है और वो रेस्क्यू टीम को प्लेन सर्च करने भेज देते हैं। लेकिन काफी तलाश के बाद भी रेस्क्यू टीम को क्रैश प्लेन की लोकेशन नहीं मिल पाती है। चूंकि चारों तरफ सफेद बर्फ की पहाड़ियां मौजूद थी और प्लेन का रंग भी सफेद था, इसलिए दूर से प्लेन को स्पॉट कर पाना काफी मुश्किल भरा काम था। जबकि पैसेंजर्स को ये उम्मीद थी कि सुबह तक कोई ना कोई उन्हें ढूंढकर रेस्क्यू कर ही लेगा। इसलिए जैसे तैसे उन्होंने 13 अक्टूबर की रात गुजारने का इंतजाम कर लिया। उसी रात 5 पैसेंजर्स की हालत बहुत सीरियस होने की वजह से उन्होंने भी अपनी जान गंवा दी। अब 33 में से सिर्फ 28 पैसेंजर ही जिंदा बचे थे। 14 अक्टूबर फिर से रेस्क्यू टीम प्लेन को ढूंढने निकल जाती है। वे क्रैश लोकेशन के आसपास तो फ्लाई कर रहे थे, लेकिन उन्हें देख नहीं पा रहे थे।
ये देखकर पैसेंजर्स उन्हें इशारे और जोर जोर से आवाज देने लग जाते हैं ताकि रेस्क्यू टीम की नजर उन पर पड़ सके, लेकिन बदकिस्मती से रेस्क्यू टीम की नजर उन पर नहीं पड़ती है। ये देखते हुए उनमें से एक पैसेंजर तुरंत बैग में रखी लिपस्टिक निकालकर प्लेन के ऊपरी सरफेस पर SOS लिखने लग जाता है ताकि रेस्क्यू टीम की नजर उस पर पड़ सके, लेकिन उसके पास इतनी भी लिपस्टिक नहीं थी कि वो SOS को बोल्ड लेटर में लिख सके। तभी बचे हुए पैसेंजर ने सभी लगेज की मदद से क्रॉस का साइन बनाया, जो कि काफी दूर से भी देखा जा सकता था, लेकिन बदकिस्मती से ये तरीका भी काम नहीं आया। उनके ऊपर से रेस्क्यू टीम की प्लेन क्रॉस कर जाती है, फिर भी वो क्रैश प्लेन की लोकेशन नोटिस नहीं कर पाते हैं। ऐसे ही करके एक और दिन निकल जाता है। अगले दिन से अब पैसेंजर्स को पानी की कमी होने लगती है। उनमें से एक पैसेंजर, जिनका नाम फीटो स्टॉर्च था, वो बर्फ को पिघलाकर बूंद बूंद पानी जमा करने लग जाते हैं। इसके साथ ही साथ वहां का टेम्परेचर इतना कम था कि ठंड से बचने के लिए लोग सीट कवर तक को फाड़कर शूज और अपने आप को ढकने के लिए यूज करते हैं। क्रैश के 3 दिन बाद फर्नांडो पराडो, जो कोमा में जा चुके थे, उनको होश आ जाता है और वो देखते हैं कि उनकी मां क्रैश में मर चुकी हैं। हालांकि उनकी बहन अभी भी जिंदा हैं और उनकी हालत काफी नाजुक थी। वो उनकी देखभाल करने लग जाते हैं, लेकिन करीब 8 दिन बाद उनकी बहन की भी मौत हो जाती है। अब सभी बचे हुए पैसेंजर्स भी समझ चुके थे कि अब कोई उन्हें रेस्क्यू करने नहीं आएगा। उधर रेस्क्यू टीम भी उन्हें ढूंढते ढूंढते अपने हाथ खड़े कर चुकी थी। रेस्क्यू टीम को लगा कि इतने दिनों में प्लेन बर्फ में ढक गया होगा, इसलिए इतने घने पहाड़ों में क्रैश प्लेन को ढूंढना आसान नहीं है और पैसेंजर्स का अब तक जिंदा होना भी नामुमकिन है, क्योंकि इतनी शदीद ठंड जहां टेम्परेचर -30 डिग्री पहुंच जाता है, ऐसे में किसी इंसान का सरवाइव कर पाना नामुमकिन सी बात है, जिस वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन को बंद कर दिया जाता है। प्लेन के कॉकपिट में रखे ट्रांजिस्टर की मदद से सभी पैसेंजर्स को भी ये पता चल चुका था कि रेस्क्यू ऑपरेशन बंद कर दिया गया है, जिस वजह से सभी ने उम्मीद खो दिया था कि कोई अब उन्हें बचाने आएगा। अब जो करना था खुद ही करना था। प्लेन में मौजूद चॉकलेट्स, वाइन और थोड़ी बहुत खाने पीने की चीज थी, वो भी वक्त के साथ खत्म हो चुकी थी। बिना खाना के सभी पैसेंजर्स बहुत कमजोर होते जा रहे थे। उस जगह ना ही पेड़ पौधे और ना ही कोई जानवर मौजूद था जिसे मार कर खाया जा सके। भूख की तड़प इतनी थी कि कुछ लोगों ने प्लेन के सीट कवर तक को खाना शुरू कर दिया, लेकिन इससे वो और भी बीमार होने लगे। अब उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि जिंदा रहने के लिए खाने का इंतजाम कहां से किया जाए। तभी उनमें से एक पैसेंजर ने ऐसा फैसला लिया जिसे सुनने के बाद सभी पैसेंजर्स के होश उड़ गए। रॉबर्ट कैनेसा नाम का एक शख्स सभी पैसेंजर्स को कहता है कि अगर जिंदा रहना है तो उन्हें मरे हुए लोगों के बॉडी को खाना होगा। ये काम सबके लिए बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि डेड बॉडी में कोई उनके दोस्त थे तो कोई उनके फैमिली मेंबर्स, लेकिन भूख की शिद्दत ऐसी थी कि वो उनसे कुछ भी करा सकती थी। इसलिए ये काम सबसे पहले रॉबर्ट कैनेसा ने खुद ही शुरू किया, लेकिन बाकी लोगों को ऐसा करना बहुत ही नागवार गुजर रहा था। कुछ दिन और बीतने के बाद उनके लिए जिंदा रहना काफी मुश्किल होता जा रहा था, जिसके बाद थक हार के उन लोगों ने भी मरे हुए इंसानों के मीट खाना शुरू कर दिए। लेकिन इसके साथ ही साथ पैसेंजर्स को वहां से निकलने का रास्ता भी तलाश करना था, क्योंकि खाने का ये सोर्स भी वक्त के साथ खत्म होता जा रहा था। क्रैश के 16 दिन बाद यानी 29 अक्टूबर को जब सभी पैसेंजर टूटे हुए प्लेन के अंदर सो रहे थे, तभी जोरदार बर्फीली तूफान चलने लगती है और बर्फ के टुकड़े पहाड़ी के ऊपर से गिरने लग जाते हैं, जिस वजह से प्लेन के अंदर बर्फ भर जाती है। इस तूफान में और 8 लोग बर्फ से दबकर मर जाते हैं। अब सिर्फ 19 लोग ही जिंदा बचे थे। ऊपर से प्लेन भी बर्फ से पूरी तरह से ढक चुका था, जिससे ऑक्सीजन की कमी होने लगी और लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती जा रही थी। जैसे तैसे अंदर बैठे लोग प्लेन के ऊपर चढ़ी बर्फ की परत को हटाने की कोशिश करते हैं ताकि प्लेन के अंदर वेंटिलेशन हो सके। 3 दिन बाद जब तूफान पूरी तरह खत्म होता है तो ये वापस ऊपर सरफेस पर आ जाते हैं। चूंकि को पायलट मरने से पहले बता चुका था कि वेस्ट साइड में पहाड़ियों के पार एक इंसानी बस्ती मौजूद है, इसलिए बाहर जाके ये बचे हुए लोग फैसला करते हैं कि हम में से जो भी स्ट्रांग है वो पैदल चलकर मदद तलाश करने की कोशिश करे। इसके अलावा अब कोई और रास्ता भी नहीं था, तो क्यों ना आखिरी दम तक कोशिश किया जाए। तो इसमें कैनेसा, पैराडो और विजेंटिन, जो कि काफी स्ट्रांग थे, उन्हें आगे किया जाता है। उन्हें खाना, कुछ गर्म कपड़े और सनग्लास देकर मदद तलाश करने भेज दिया जाता है।
कुछ दूर चलने के बाद उन्हें प्लेन के पीछे का टुकड़ा गिरा हुआ मिलता है, जो क्रैश होते वक्त पहाड़ से टकराकर गिर गया था। उसी प्लेन के टेल में अंदर कुछ लगेज भी मौजूद था, जिसमें कुछ गर्म कपड़े और कुछ खाने पीने की चीज भी थी। ये देखकर उन्हें थोड़ी राहत मिलती है और वो फैसला करते हैं आज रात इसी प्लेन के टेल में गुजारा जाए, फिर सुबह होकर आगे मदद ढूंढने निकल जाएंगे। अगले दिन फिर वो बर्फ की पहाड़ियों में चलते रहे और फिर रात में उन्हें खुले आसमान में ही सोना पड़ा, जो कि उनके लिए काफी खौफनाक था। शदीद ठंड की वजह से वो रात भर सो नहीं पाए और सुबह होते ही उन्होंने सोचा कि क्यों ना वापस प्लेन के टूटे हुए टेल में लगी बैटरी की मदद से कॉकपिट के रेडियो को चालू किया जाए और आगे मैसेज भेजकर मदद बुलाई जाए। फिर तीनों वापस आकर प्लेन के टेल में लगी बैटरी निकालते हैं, जिसका वजन करीब 24 किलो था। वो उसे उठा के एयरक्राफ्ट के पास ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बैटरी का वेट इतना ज्यादा होने की वजह से पहाड़ों पर चलना उनके लिए बहुत मुश्किल था। चुनांचे वो डिसाइड करते हैं कि बैटरी को प्लेन के पास ले जाने के बजाय रेडियो को ही कॉकपिट से निकाल कर ले आया जाए और बैटरी की मदद से चालू किया जाए। ये वापस उसी जगह चले जाते हैं जहां बाकी सभी पैसेंजर्स मौजूद थे। ये तीनों वहां जाने के बाद रॉय हार्ली नाम के एक आदमी से मदद मांगते हैं, जिसे इलेक्ट्रॉनिक्स की थोड़ी बहुत जानकारी थी। रॉय ने उन्हें बताया कि प्लेन का इलेक्ट्रिकल सिस्टम 115 वोल्ट एसी पर काम करता है और जो बैटरी उन्हें मिली थी वो सिर्फ 24 वोल्ट डीसी की थी। उनके पास कोई ऐसा डिवाइस नहीं था जिससे डीसी को एसी में कन्वर्ट करके रेडियो को चालू किया जा सके। ये सुनकर तीनों काफी मायूस हो जाते हैं। 11 दिसंबर, क्रैश के 59 दिन बाद एक बार फिर बर्फीली तूफान आती है, जिसमें 3 और पैसेंजर्स मारे जाते हैं। अब टोटल 16 लोग ही जिंदा बचे हुए थे। दिन भर दिन लोगों की मौत को देखते हुए अगले दिन फिर वो तीनों कैनेसा, पराडो और विजिंटिन दोबारा पैदल निकल जाते हैं वेस्ट की साइड मदद तलाश करने। रास्ता बड़ा मुश्किल भरा था उनके लिए। कभी पहाड़ के ऊपर चढ़ना पड़ता तो कभी नीचे उतरना पड़ता। पहाड़ की चढ़ाई की वजह से वो बहुत कम ही डिस्टेंस कवर कर पाते थे। ऊपर से ठंड हवाएं भी उन्हें आगे बढ़ने से रोक रही थी। जैसे तैसे करके 4 दिन तक आगे बढ़ते रहे, लेकिन चारों तरफ पहाड़ों के सिवा उन्हें कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। इसलिए विजिंटिन डिसाइड करता है कि वो वापस प्लेन के पास लौट जाए और बचे हुए 2 लोग ही आगे बढ़ें, ताकि खाने की कम जरूरत पड़े। 15 दिसंबर को विजिंटिन वापस लौट जाता है और बाकी 2 लोग अपना आगे का सफर जारी रखते हैं। बड़ी मुशक्कत से वो पहाड़ की चढ़ाई करते हैं और धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ते हैं। कुछ घंटों बाद वो पहाड़ी की चोटी पर पहुंच जाते हैं और देखते हैं फिर से दूर दूर तक सिर्फ पहाड़ ही पहाड़ हैं। हर जगह नजर घुमाने के बाद उन्हें 2 ऐसे पहाड़ दिखते हैं जिस पर बर्फ नहीं थी और वो भी उनसे काफी दूर था। उसके बाद वो दोनों उसी पहाड़ पर जाने का फैसला लेते हैं और आपस में एक दूसरे की हिम्मत को बढ़ाते हुए उस पहाड़ की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं। कई दिनों तक चलने के बाद जब वो उस पहाड़ के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि एक नदी पहाड़ के बगल से बह रही है। ये देखते ही उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता और सबसे पहले वो वहां जाकर पानी पीकर अपनी प्यास बुझाते हैं। फिर उस नदी के फ्लो के डायरेक्शन में चलना शुरू करते हैं। 10 दिन तक चलते चलते उनके पास इतनी भी ताकत नहीं बची थी कि वो और आगे बढ़ सकें। कमजोरी और थकान से वो वहीं जमीन पर लेट जाते हैं। तभी उन्हें नदी के उस पार एक आदमी नजर आता है जो कि घोड़े पर सवार था। पराडो जोर जोर से उससे मदद के लिए आवाज देने लगते हैं, लेकिन नदी के पानी का शोर इतना था कि उनकी आवाज उस तक नहीं पहुंच रही थी। कई बार आवाज लगाने के बाद उस आदमी की नजर पराडो पर पड़ती है। पराडो उसे समझाने की तमाम कोशिश करते हैं, लेकिन पानी के शोर की वजह से वो आदमी कुछ सुन नहीं पा रहा था। उस आदमी ने इशारा करके पराडो को बताया कि वो कल फिर आएगा। अगले दिन कुछ और लोगों के साथ वो फिर आया और साथ में पेपर और पेंसिल भी लाया। उन्होंने एक पत्थर पर कागज और पेंसिल लपेटकर पराडो की तरफ फेंका ताकि वो अपना मैसेज लिखकर उन्हें बता सकें। पराडो ने उस पेपर पर सारा वाकया लिखा। उन्होंने लिखा कि उनका प्लेन किसी पहाड़ी में क्रैश हो गया है। हम 10 दिन से भटक रहे हैं। हमारे 14 दोस्त और हैं जो अभी भी जख्मी हालत में हैं। हमारे पास खाना नहीं है। प्लीज हमारी मदद करें। ये पढ़कर वो लोग आपस में बात करते हैं। तभी उन्हें वो खबर भी याद आ जाती है जो कुछ दिन पहले ही न्यूज में एक प्लेन क्रैश के बारे में बताया गया था। वो लोग बहुत शॉक्ड थे। क्रैश के 2 महीने बाद भी ये लोग अब तक कैसे जिंदा हैं। उन्होंने कुछ ब्रेड उन्हें खाने के लिए फेंका और वो तुरंत उस पेपर के साथ वापस चले जाते हैं।
और सबसे पहले ये सारा मंजर वहां की आर्मी को देते हैं। कुछ ही घंटों बाद चिलियन एयरफोर्स की तरफ से कुछ हेलीकॉप्टर्स पहुंच जाते हैं। फिर वो रेस्क्यू टीम पराडो और कैनेसा से पूछताछ करने लग जाती है और इन दोनों की मदद से ये उस प्लेन के क्रैश लोकेशन को ढूंढने निकल जाते हैं। फाइनली उन्हें प्लेन की क्रैश लोकेशन भी मिल जाती है। 22 दिसंबर से 23 दिसंबर यानी क्रैश के 72 दिन तक सभी बचे हुए 16 पैसेंजर्स को रेस्क्यू कर लिया जाता है। यह हादसा इतना भयानक था कि देखते ही देखते ये खबर पूरे दुनिया में फैल जाती है और इस प्लेन क्रैश को दुनिया की सबसे दर्दनाक हादसे में शुमार कर लिया जाता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं अगले बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।